हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। एथिक्स के सिलेबस में मेंस में जो थिंकर दिए गए हैं उसमें राजा राम मोहन रॉय जी भी हैं, और इसके साथ साथ ये आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी काम आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनका कहना है, ईश्वर केवल एक है, उसका कोई अंत नहीं। सभी जीवित वस्तुओं में परमात्मा का अस्तित्व है। देखिए, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता, मानवता के अग्रदूत, आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। राजनैतिक और सामाजिक सुधारों के पथ प्रदर्शक, भारतीय भाषा के प्रेस के प्रवर्तक, ब्रह्म समाज के संस्थापक, आधुनिक भारतीय उदारवाद के जनक के रूप में विख्यात राजा राम मोहन रॉय विभिन्न धर्मों, हिंदू, बौद्ध और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों से परिचित थे। एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। जो इंडियन रेनेसा है उसके जनक कहे जाते हैं, और इन्हें प्रथम फेमिनिस्ट कहना भी उचित ही होगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए इनके जीवन परिचय के रूप में जानते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। राजा राम मोहन रॉय जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई। उसके बाद उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं को, प्लेटो एवं अरस्तु की पुस्तकों का अरबी संस्करण भी पढ़ा। फिर उन्होंने संस्कृत भाषा में वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया। तो देखिए, इससे आपको क्या पता चल रहा होगा कि उन्होंने हिंदू ग्रंथों का भी अध्ययन किया, उन्होंने कुरान का अध्ययन किया, उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया। इस तरीके से उन्होंने विभिन्न धर्मों की जो आध्यात्मिक पुस्तकें थी उन सभी को पढ़ा, और उनकी जो रुचि थी वो बहुत अधिक थी। इसलिए वो संस्कृत भाषा का, वेदों का, उपनिषद का, बाइबल का, कुरान का और भी जितनी धार्मिक पुस्तकें थी उन सभी का अध्ययन राजा राम मोहन रॉय जी ने किया। फिर 1803 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में वो एक दीवान के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन 1814 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक यात्रा में निकाला। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो सामाजिक सुधारों, आर्थिक सुधारों, शैक्षिक सुधारों से एक निरंतर गति करती हुई यात्रा थी। और उनके कार्यों का जो वर्णन है वो इस तरीके का है कि आज हम उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में याद करते हैं। देखिए, 1814 में जब उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तथा अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए वो कलकत्ता चले गए। 1830 में, वैसे 1828 में सबसे पहले सती प्रथा के लिए विलियम वेंटिक के साथ जो सती प्रथा उन्मूलन था उसके लिए कार्य करने वाले राजा राम मोहन रॉय प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ पर एक स्टोरी है, इसे आप समझ लीजिए तो शायद आपको ये हमेशा याद रहेगा। जो राजा राम मोहन रॉय जी की भाभी थी जिनका नाम था अलख मंजारी थी, उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। और जब उनके भाई का देहांत हो गया तो अलख मंजारी को जबरदस्ती सती बनाया गया। यह देखकर राजा राम मोहन राय बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने उसी समय दृढ़ निश्चय ले लिया कि आज के बाद मैं किसी भी स्त्री को सती के रूप में इस तरीके से बलिदान नहीं होने दूंगा। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। सब लोग जब उनकी भाभी को जलाया जा रहा था तो महासती महासती कह रहे थे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय के हृदय में जो पीड़ा हो रही थी उसी पीड़ा का जो प्रतिफल था वो ये मिला कि उन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिल करके हर एक वो संभव प्रयास किया जिससे सती प्रथा संबंधी इस अधिनियम को रोका जा सके। फिर वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने विलियम बेंटिक जी के साथ में सुधार करने के लिए अपना पिटीशन डाला, और फाइनली उनको सफलता इसमें प्राप्त भी हुई। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जैसे राधाकांत देव, उन्होंने एक धर्म सभा का आयोजन किया। धर्म सभा के रूप में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सती प्रथा है ये हमारी धार्मिक परंपरा है और इसका किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने अथक प्रयास किए और फाइनली इसको कानूनी नियम बनाया और उनकी जीत हुई। फिर राजा राम मोहन राय दिल्ली के सम्राट मुगल अकबर, जो मुगल सम्राट थे अकबर सेकंड की पेंशन से संबंधित
शिकायतों को लेकर इंग्लैंड गए। तभी राजा राम मोहन रॉय जी को राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। देखिए, यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आया है कि राजा राम मोहन रॉय जी को जो राजा की उपाधि मिली थी ये किसने दी थी। तो इनका नाम आप याद रखिएगा कि अकबर सेकंड थे, इन्होंने राजा की उपाधि दी थी। फिर अपने संबंध में टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को भारत आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास में एक चमकदार सितारा कहा है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या कहा है कि एक चमकदार सितारे के रूप में राजा राम मोहन रॉय जी का व्यक्तित्व है वो हमेशा चमकता रहेगा। फिर विचारधारा, राजा राम मोहन राय जी पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे, तो बुद्धिवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर उन्होंने बल दिया। राजा राम मोहन राय जी का कहना था कि हमें पश्चिमी सभ्यता में जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करना है, लेकिन उनकी जो गलत रीतियां हैं उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमें अपनी भारतीय सभ्यता को ना भूलते हुए पश्चिमी सभ्यता की जो अच्छाइयां हैं उन्हें स्वीकार करना है। राजा राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या उनके निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। जिस तरीके से बंगाल में डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस चल रही थी उनको लेकर बहुत अधिक राजा राम मोहन राय चिंतित रहते थे। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है। जो धार्मिक रूढ़िवादिता और कट्टरपंथी समाज में व्याप्त थी उसको लेकर सामाजिक सुधारों को आवश्यकता बहुत अधिक थी उस टाइम पर। तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण धार्मिक सुधार की परिधि में ही शामिल है। उन्होंने कहा था सिर्फ आप जो सामाजिक सुधार हैं और जो राजनीतिक सुधार हैं वो अगर ये सुधार होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि धार्मिक सुधार हो रहे हैं। ओके, फिर उनका योगदान क्या क्या था, तो उनके योगदान को हमें अलग अलग क्षेत्रों में बताना है। धार्मिक क्षेत्र में बताना है, राजनीतिक क्षेत्र में बताना है, आर्थिक क्षेत्र में बताना है, शिक्षा के क्षेत्र में बताना है, प्रशासन के क्षेत्र में बताना है, प्रेस के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया तो हमें उस क्षेत्र में भी बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। और अगर आपको बहुत डिटेल में उनके बारे में पता है तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी का जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं वो देखते हैं। धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय का जो प्रकाशन था, जो पहला प्रकाशन था वो था तुहफात उल मुवाहिदीन। ये देवताओं को एक उपहार था। तो 1803 में इन्होंने लिखा था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया था। देखिए, हमने पहले पढ़ा कि राजा राम मोहन राय किस समाज से बिलोंग करते थे, तो ये ब्राह्मण थे, ये एक ब्राह्मण हिंदू थे। लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में जो तर्कहीन आर्थिक विश्वास से, जैसे सती होना, महासती होना, ये धार्मिक परंपरा है, बाल विवाह है, रूढ़िवादिता है, इस तरीके से जो उस टाइम पे जो अंधविश्वास व्याप्त था उसको उजागर करने का कार्य राजा राम मोहन रॉय ने किया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि धार्मिक कट्टरपंथी था और धार्मिक अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया। फिर 1814 में ये मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे और इन्होंने जितनी भी तर्क दिए हैं वो एकेश्वरवाद के आधार पर ही दिए हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान और अन्य सामाजिक बुराइयों को विरोध करने के लिए उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना कब की, किसने की, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की। कब की, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की भी आलोचना की और ईसा मसीह के ईश्वर के अवतार को खारिज किया। जो ईसा मसीह के जो बहुत सारे किरदार थे जिनमें चमत्कारों का उनका वर्णन किया गया, उसका इन्होंने वर्णन किया। जो परसेप्ट ऑफ जीसस बुक लिखी गई थी, उसके अंतर्गत भी क्या किया गया कि ईसाई लोगों ने इनका बहुत अधिक विरोध किया, इनको एंटी ईसाई घोषित किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे भगवान का जो है वो एक तरीके से अपमान है। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय जी थे वो क्या करते थे, एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे। इसलिए चाहे वो
मुस्लिम लोग हों, चाहे ईसाई लोग हों, चाहे हिंदू लोग हों, सभी लोग उनके विरोध में चले जाते थे कि ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। इस तरीके से फिर सामाजिक सुधार में क्या क्या किया, तो जो सबसे बड़ा सामाजिक सुधार था जिसको हम सभी जानते हैं वो है सती प्रथा का उन्मूलन। जो दूसरा है वो है बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाई। इन्होंने कहा कि जो बहुविवाह होता है उस पर भी इन्होंने रोक लगाई। तो इस तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या किया कि सुधारवादी धार्मिक संघों और राजनीतिक परिवर्तनों के उपकरण के रूप में इसको लिया कि यदि धार्मिक सुधार होता है तो वह भी एक प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक सुधार होगा। 1815 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखिए, ब्रह्म समाज का जो क्वेश्चन है वो जब 2021 के पहले जो सिलेबस था उसमें 6 नंबर का पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और जो 15 नंबर जो अब 11 नंबर में हो गया उसमें भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास, नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध बहुत सारे अभियान चलाए और महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की शिक्षा, विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन में बहुत ही अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा, विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का बहुत अधिक विरोध किया और महिलाओं के लिए, जो आप सोचकर देखिए उस समय पर कितनी प्राचीन समय की बात है ये, जो संपत्ति का अधिकार, की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ये बिल लागू हुआ, लेकिन उस समय पर राजा राम मोहन रॉय जी की जो सोच थी वो इतनी आधुनिक थी कि उन्होंने उस समय पर ये कानून बनाने के लिए बोला था, जिससे आप इनकी विशेषज्ञता का पता कर सकते हैं। फिर जो प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे हम आर्टिकल 19 के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया। 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा जो प्रेस सेंसरशिप कानून बना था उसमें ढील दी गई। तब राजा राम मोहन रॉय जी ने 3 पत्रिकाएं लिखी। ये 3 मार्कर में भी आता है और प्रीलिम्स में भी आता है। ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821 में, जो बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम था संवाद कौमुदी 1821 में, और फारसी में मिरात उल अखबार, ये पत्रिकाएं निकाली थी। फिर कराधान प्रणाली में भी बोला कि बंगाल के जो जमींदारों की दमनकारी प्रथा हैं उनकी निंदा की और उन्होंने कहा कि न्यूनतम लगान करने की मांग की। तो ये इनके कुछ सुधार थे। फिर विदेशों में भारतीय सामानों पर निर्यात शुल्क में कमी करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। फिर प्रशासनिक सुधारों में क्या क्या किया, तो उन्होंने बेहतर सेवाओं के भारतीकरण करने और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की मांग की। जो न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग तरीके से, किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर है, ये भी किसने बताया था, राजा राम मोहन रॉय जी ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर शैक्षिक सुधारों में क्या था, तो शैक्षिक सुधारों में उन्होंने जो देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए बहुत अधिक कार्य किए। 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर, यह प्रश्न भी पूछा गया है कि हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि रॉय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। तो इस तरीके से शिक्षा को लेकर, स्त्री शिक्षा को लेकर बहुत अधिक काम किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना की। हायर एजुकेशन को भी ये प्रमोट करते थे। कब की? 1825 में की, जहाँ पर भारतीय शिक्षण के साथ साथ पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों को पढ़ाया जाता था, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जी भारतीय आधुनिकीकरण को और पश्चिमी सभ्यता के जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि पूरब पश्चिम के उत्तम, सकारात्मक, मानवीय रचनात्मक तत्वों का समन्वय करना चाहते थे। फिर आर्थिक और राजनीतिक सुधार क्या हैं, तो नागरिक स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश प्रणाली की संवैधानिक सरकार द्वारा दी गई नागरिक स्वतंत्रता से बहुत अधिक प्रभावित थे। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी अच्छाइयाँ थीं उनको वो ये देखते थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश जो नागरिक हैं उनको जिस तरीके से नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है वैसे ही भारत में भी मिलना चाहिए। तो भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो प्रेरणा मिली वो भी उनको कहाँ से मिली, ब्रिटिशर्स से ही मिली थी।
फिर अभी ये चर्चा में क्यों, इसके पहले हमें थोड़ा, हमने जितना पढ़ा है उसको हम अगर ब्रीफली देखें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी का परिचय तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो उनके योगदान से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सामाजिक योगदान। सामाजिक योगदान में आपको जो पॉइंट्स बताने हैं तो उसमें सबसे पहले आप सती प्रथा को बताइए कि सती प्रथा के लिए इन्होंने उन्मूलन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उसके बाद बाल विवाह के लिए इन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बोला। फिर जो अंधानुकरण है, जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, उसके लिए इन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह के लिए भी प्रोत्साहन दिया, जिससे क्या आएगी, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। फिर स्त्री शिक्षा के लिए बहुत अधिक कदम उठाए। इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स तो मेंशन करने ही करने हैं। ओके, फिर जो दूसरा योगदान आता है वो कौन सा आता है, वो धार्मिक सामाजिक पढ़ लिया हमने, अब धार्मिक योगदान देखते हैं। तो धार्मिक योगदान को आप कैसे बता सकते हैं, धार्मिक योगदान को बता सकते हैं, एक ही अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है परमेश्वर एक है, एक ईश्वर को इन्होंने माना और उसी की सत्ता को इन्होंने स्वीकार किया। जिस तरीके से उन्होंने बहुलवाद और मूर्ति पूजा की निंदा की, तो ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, तो आपको ये पॉइंट भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो मानव जाति है, संपूर्ण मानव जाति है, वो एक परिवार की तरह है, तो परिवार में मिलजुल कर रहना है। जो धार्मिक आडंबर हैं, धार्मिक कुप्रथाएं हैं, उनका इन्होंने क्या किया, अंत किया। फिर आपको और क्या पूछा जाएगा इसमें, हमने ये धार्मिक सुधार पढ़ लिए। फिर शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए, तो सबसे पहले तो स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया, तो स्त्री शिक्षा वाला पॉइंट भी आपको मेंशन करना है। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताना है आपको, वेदांत कॉलेज बताना है। इसके अलावा आपको और क्या बताना है यहाँ पर, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता में इन्होंने जो जो अखबार निकाले आपको उनको मेंशन करना है। और इन्होंने स्त्री शिक्षा के साथ साथ जो बंगाली, फारसी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अन्य भाषाओं का भी समर्थन किया। व्यवहारिक और रचनात्मक शिक्षा होनी चाहिए, जो कि हमारे मानवीय जीवन में मानवीय मूल्यों से हमें परिचित करा सके। फिर आर्थिक सुधारों में क्या क्या सुधार हुए, तो आर्थिक सुधारों में हम बता सकते हैं कि इन्होंने जैसे जो टैक्स सिस्टम था बंगाल में, जो जमींदारों द्वारा अतिरिक्त टैक्स लिया जाता था उसको कम करने के लिए इन्होंने बोला। जो प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। फिर जो रूढ़िवादी वाली नीतियाँ चल रही थी, जो धार्मिक कुप्रथाएं चल रही थी, इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को लेके एक जो समरी है वो बनाना है। और इसमें आप और क्या बता सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत अधिक प्रभावी था। उन्होंने जो कार्य किए थे उससे जो ब्रिटिशर्स थे वो भी बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाओं को बोला कि ये अंधविश्वास को जकड़ने वाली जो कुप्रथाएं हैं ये कूप मंडूक के समान हैं। ओके, तो आप ये इस तरीके से जो उनके मेन पॉइंट्स हैं उनको भी बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपको आपकी समरी में लेकर आना है, ये पॉइंट बहुत अधिक आवश्यक है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन रॉय की 225वीं जयंती पर उनकी स्मृति में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया है। देखिए, अब अगर किसी व्यक्ति को हम आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत बोल रहे हैं तो उनकी जो जयंती होगी, उनकी जो 250वीं जयंती होगी, उसका आयोजन वर्ष भर किया जाएगा। क्योंकि इनका संबंध कोलकाता से था तो कोलकाता में लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा सॉल्ट लेक और साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजन किया जाएगा। ये इतना काम का नहीं है, सिर्फ याद रखिए कि कलकत्ता में किया जाएगा। फिर यह एक भारतीय उत्सव है जो कब होगा, 22 मई 2023 तक मनाया जाएगा। ओके, और इसी वर्ष राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती और राजा राम मोहन रॉय जो लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसका 50वां स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। फिर संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय के लिए उनकी एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो ये थी राजा राम मोहन रॉय की बातें, जिसमें हमने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और ब्रह्म समाज, हाँ एक क्वेश्चन और रह गया, ब्रह्म समाज भी आपको 3 मार्कर में भी पूछ सकता है और 6 मार्कर में भी पूछ सकता है। तो आप थोड़ा ब्रह्म समाज के बारे में भी पढ़ लीजिए
कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कब की? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की? राजा राम मोहन रॉय जी ने की। और इसका उद्देश्य क्या था? तो जो वैचारिक स्वतंत्रता है, जो विचारों की स्वतंत्रता है, तार्किकता को बढ़ाना, वैज्ञानिकता को बढ़ाना, कोई भी चीज़ है वो रीजनिंग लेवल पे सॉल्व करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, विवेकशीलता को लाना, प्राणी में विवेकशीलता आए, और जो आधुनिक जो कुरीतियाँ और अंधविश्वास हैं उनका विरोध करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि पश्चिमी सभ्यता और भारत, जो भारत की उत्कृष्ट सभ्यता है और जो पश्चिम की बहुत अच्छी बातें हैं, पश्चिमी आधुनिकता का सम्मिश्रण करना, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। उन्होंने देखिए, उन्होंने बुद्ध धर्म का ज्ञान उन्होंने तिब्बत में जाकर लिया। उन्होंने भारतीय ग्रंथों को पढ़ा, फिर उन्होंने कुरान को पढ़ा, फिर उन्होंने बाइबल को पढ़ा। इस तरीके से सारे धर्मों को पढ़कर इनका जो सार जाना और अपने तथ्यों को जिस तरीके से उन्होंने पेश किया, तो वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते थे, उसका उन्होंने एक समरी लेकर आए। तो राजा राम मोहन रॉय जी एक महान व्यक्तित्व थे। कैसे थे, क्या थे, इनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। राजा राम मोहन रॉय जी का कहना था कि जो ईश्वर है वो एक है। और दूसरी बात इन्होंने कही थी कि अगर एक छोटा सा बच्चा भी अच्छी बात बोल रहा है तो आप उसको अपनाइए, और अगर ब्रह्म के द्वारा कोई गलत बात बोली गई है तो आप उसे मना कर सकते हैं, आप उसे नहीं मान सकते हैं। इस तरीके से एक महान व्यक्तित्व के धनी, जिनका जो स्वर्णिम इतिहास है जिसे हम आज भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के जो आधुनिकता है, जो भारत का वर्तमान गौरवमयी स्वरूप है, उसको बनाने में बहुत अधिक योगदान दिया। ऐसे राजा राम मोहन रॉय जी को हम आज याद करते हैं और उनसे सीखें, अपने जीवन में कुछ अपनाएं और कुछ अच्छा करके जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।